इसी सवाल के साथ, क्योंकि एक डर पहले से ही था, लेकिन अब वो डर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट के रूप में आकर खड़ा हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? आशिमा, ये सच्चाई है कि जो दूसरी वेव हमने कोरोना की देखी है, जिसने हमारे पूरे देश का आत्मा तक को हिला दिया था, और जो सब कुछ हुआ है हम सब उसके जीते जागते गवाह हैं। हम काफी शांत हो गए थे और हमारे केसेस घटते घटाते हम आज से 2 दिन पहले तक 7,000 केसेस थे, जिस ज्यादातर केरला में हो रहे थे। तो हम जी। बड़े शांत थे, लेकिन पिछले 5-7 दिन में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नए वेरिएंट्स भी आए हैं, और पर्टिकुलरली जो लेटेस्ट वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में आया है, जिसके कुछ केसेस हांगकांग में देखे गए हैं, नीदरलैंड्स में देखे गए हैं, इजराइल में देखे गए हैं, इन और ताइवान में देखे गए हैं, तो और हांगकांग में देखा गए हैं। तो इसको देख के हमें ये डर हो गया है कि क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि पूरे आयुष के साथ अगले 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर एक कीटाणु हमारे देश में लैंड कर गया, जी। तो चूंकि ये स्पष्ट माना जा रहा है कि हमारा वैक्सीनेशन सिर्फ 120 यूनिट हम लगा पाए हैं, हमारी मात्र हार्डली 45% आबादी को हम डबल वैक्सीनेशन दे चुके हैं, तो बाकी आबादी अभी भी अनप्रोटेक्टेड है, बच्चे अभी भी अनप्रोटेक्टेड हैं। उनको देखते हुए ये क्या होगा, तो एक ही बात सामने याद आती है कि हम अपना बचाव करें, और वह बचाव चाहे पहले वेरिएंट्स थे या नए वेरिएंट्स हैं, वो हमेशा एक ही रहेगा। और बिल्कुल। उन बचावों पे हमारे हिंदुस्तानी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही पुरानी बातें जो बार बार दसियों लाखों बार रिपीट की जा चुकी हैं, जिसका पालन हमारे देशवासी नहीं कर रहे हैं। हम्म। रिलीजियस तो गैदरिंग, क्या, पॉलिटिकल गैदरिंग। बिल्कुल इस बचाव पर भी आएंगे और किस तरह बचाव किया जा सकता है, आपसे ये सुझाव भी लेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना के हम नए वेरिएंट की बात करें, इससे पहले भी इस तरह के वेरिएंट सामने आ चुके हैं डेल्टा, लेकिन इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये म्यूटेंट ज्यादा होता है, इसलिए संक्रमण तेजी से फैलता है। आशिमा त्यागी, मैं अपने दर्शकों को बताना पसंद करूंगा जी। कि मत भूलिए जो 6 महीने हमने मई ऑनवर्ड्स, जब हमारा लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन समाप्त हो गया था, हम शांत थे और हम सोच रहे थे कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे मेडिकल जगत को मालूम था ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये हाइबरनेशन में है, ये कहीं बैठा म्यूटेट कर रहा है। तो ये जो नई म्यूटेशन आई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कई गुना खतरनाक है, और ये बहुत आसानी से फैलता है, फैलता चला जाता है। अब ये क्या होगा इसका, इसके लिए मैं हमेशा दर्शकों को एक ही बात कहता हूं, डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना हमारा उद्देश्य 100% है, और आने वाले महीनों में होना चाहिए। हो क्या रहा था हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा कि एकदम स्कूल, कॉलेजेस, सब चीज खुलती जा रही थी, मार्केट्स, आप किसी भी होलसेल मार्केट में जाइए, लोग सब्जी मंडी में जाइए, मॉल्स में जाइए, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं है। तो मेरे विचार में उद्देश्य वही है कि एक दूसरा राउंड ऑफ एहतियात, हमारा कहने का महत्व ये है कि लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग एक कतई मत सोचें कि कोरोना समाप्त हो गया है, कोरोना इज वेरी मच देयर। वो पेंडेमिक चाहे कम हो गया हो, ये एंडेमिक तो है ही है, और लेकिन इसके अलावा जो नए वेरिएंट्स हैं, ये हमेशा हमें खटकाते रहेंगे। उसके लिए एक ही बचाव है, हम अपना वैक्सीनेशन फ्रंट को थोड़ा स्ट्रांग करें, और दूसरा अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को गवर्नमेंट भी सख्ती से लागू करे, और आम जनता भी इसको अपनी जिम्मेवारी समझ के एक जीवन शैली बनावे। यही 2 बचाव हैं, पहले भी यही थे और आज भी यही। बिल्कुल, लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से चौकस हो गई हैं, क्योंकि जो दुनिया भर के सामने ये एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, उसको लेकर वो चौकस दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें तब साकार हो पाएंगी जब लोगों की तरफ से भी अपनी जो भागीदारी है वो निभाई जाए। लेकिन इस पर भी आएंगे, लोगों से क्या अपेक्षा की जाए, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि बार बार जो चिंता जाहिर की जा रही है वो इस पर की जा रही है कि जो ये वेरिएंट है वो ज्यादा म्यूटेट होता है, कई बार म्यूटेट होता है। इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाएं कि म्यूटेट होना क्या है। आशिमा, मैं बता दूं, वायरस एक बहुत ही छोटा, एक बैक्टीरिया से भी छोटा कीटाणु होता है। उस मात्र में उसमें एक छोटी सी प्रोटीन होती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज भगवान ने बनाई है जो बहुत तेजी से अपने आप को बदलता चला जाता है। आप सोच के देखिए, कोरोना वायरस जब आज से 2 साल पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था, तो ये एक ह्यूमन वायरस नहीं था। ये वायरस सिर्फ
एनिमल्स में पाया जाता था, जी। लेकिन इसने अपने आप को ऐसे बदला। इसमें जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ये तेजी से बदलता है ताकि नए से नए होस्ट को पकड़ सके। इसने एक होस्ट पकड़ा, वो एक मानव था। अब जैसे हम कई बार डरते थे कि एक जो तीसरी वेव आएगी वो बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, तो अक्सर देखा गया था जो पिछले 2 वेव्स थी उसमें बच्चे थोड़ा अनइन्फेक्टेड थे। तो हमारा ये मेडिकल जगत में ये डर सा है कि अगला बार अगर ये कोई उछाल मारेगा तो ये प्रेग्नेंट विमेन या बच्चों पे ज्यादा अटैक कर सकता है। तो आप जी। ये सोच के देखिए कि एक ऐसी चीज है जो इंसान से ज्यादा स्मार्ट है। ये तो आदमी को, मानव जाति को और स्मार्ट बनना पड़ेगा कि ताकि वो उसको अपने आप को होस्ट ना बनने दे। वो हम्म। होस्ट का मतलब वो उसको अंदर अपने अंदर घुसने ना दे। उसकी उससे बचने का एक ही उपाय है, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स बढ़ाई जाएं और प्लस हम वैक्सीनेशन के बढ़ावा दें, ताकि हम डेली 1-1 करोड़ वैक्सीनेशन लगाएं, उससे भी ज्यादा लगाएं, ताकि हम अपनी 70 to 80% आबादी को क्या यही वजह मानी वैक्सीनेट जाए, करें। क्योंकि जो आपात बैठक यहाँ पर बुलाई गई, ये मोदी की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई और सेकंड डोज को लेकर चाहे वो गांव-गांव तक पहुंचे, इसको लेकर पूरी जो सतर्कता है बढ़ती जा रही है, तो क्या यही वजह है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर ज्यादा जो गंभीरता है, ज्यादा सतर्कता जो है देखी जा रही है? क्या कहेंगे इस अशीमा, मैं पर? एक दो बातें दोहरा दूं। अगर मैं अकेला वैक्सीन लगाता हूं तो बचाव सुबह मुझे मिलता है, जी। लेकिन अगर देश की हम 70 to 75% आबादी को वैक्सीन लगा देते हैं तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी आते ही ना केवल मेरा बचाव होता है, पूरी जनता का बचाव, चाहे एग्जिस्टिंग वायरसेस हैं या कोई नया वेरिएंट आता है, हम सबसे बच जाते हैं। और अब देखा क्या जा रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मियों, जिनको कि हम हेल्थ हेल्थ वर्कर्स कहते हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें कि पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं और म्युनिसिपल वर्कर्स आते हैं, जिनको कि पिछले जनवरी फरवरी में कैंपेन की शुरुआत में वैक्सीनेशन दिया गया था, माना जा रहा है कि उनका जो इम्यूनिटी अब पहले से कम होती जा रही है। जितना शुरुआत में था, लंबी जी। स्पेल की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये गवर्नमेंट अपनी एक नई पॉलिसी का ऐलान करे जिसमें इनको फटाफट बूस्टर दिया जाए, ताकि ये लोग हैं जिन्होंने कि आने वाले कुछ ऐसा हो भी जाता है तो देखभाल करनी है मरीजों की, तो इनको फटाफट हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम्म। मेरे विचार से जो बैठक आज भी हुई है, वो शायद मैंने सुना है कि परसों दिल्ली गवर्नमेंट भी एक एलजी एक मीटिंग बुलाई है, तो सबका महत्व सिर्फ इतना ही है कि जो हम धड़ स्कूल्स खोले जा रहे थे, कॉलेजेस खोले जा रहे थे, मार्केट्स हम्म। खोले जा रहे थे, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुलने का ऐलान दिसंबर में हो गया है। तो हम्म। ये बहुत ही, हमें इसके मामले में इस फैसले को हमें रिव्यू भी करना चाहिए और बहुत ही तेजी से हमें ये देखना चाहिए कि हम ऐसी कोई गलती ना कर बैठें हम्म। जिससे हम वायरस को अपने देश में लैंड करने दें। ये तो आप जानती हैं कि हम्म। हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, यानी जी। कि टर्शरी हेल्थ केयर का नंबर ही ना आए, हम प्राइमरी केयर पे ही इसको रोक दें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारा पूरे देश की पॉलिसी, जो नेशनल पॉलिसी, इसमें हेल्थ पॉलिसी पे, इसी पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम्म। वायरस की एंट्री हमारे देश में ना हो और वो हमारे देश में पैर ना पसार पाए। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, बैठकों का दौर चल रहा है, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन अगर हम अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की बात करें, कई ऐसे देश हैं, उन्होंने ऐसे रिस्की जो देश है जहां से ये मामले सामने आए हैं नई वेरिएंट को लेकर, वहां की उड़ानों पर बैन लगा दिया और आपने भी अपनी बातों में ये जिक्र किया है। तो क्या भारत की तरफ से भी इस तरह के जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए, उठा सकता है, क्योंकि अभी अभी अब पटरी पर लौटा है पूरा जीवन? देखिए, ये ना बहुत ही डायनेमिक फैसले होते हैं, जी। क्योंकि दोनों तरफ के मत होते हैं कि अगर हम फ्लाइट्स खोलते हैं तो एक फायदा है, नहीं खोलते हैं तो दूसरा फायदा है। हम्म। स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं तो एक फायदा है, नहीं खोलते हैं तो दूसरा फायदा है। सेम इज ट्रू फॉर मार्केट्स। हम्म। तो हमें इस फैसले को बहुत ही डायनेमिकली मॉनिटर किया जाना चाहिए। और फैसले, ये नहीं कि एक फैसला जो कर लिया सो कर लिया, उसको बदला भी जा सकता है। बट हमारे जैसे कि आज से 10 दिन पहले हमें कोई डर नहीं था, हम बिल्कुल शांत थे, लेकिन अब चूंकि डर भी है और डर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, तो हमें अपने फैसलों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए एट ऑल लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे, नेशनल लेवल पे, और इनको जल्द बदलना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसको कंसर्न ऑफ कहा गया है। जी। कंसर्न का मतलब इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ तो इस बने चीज रहिए डॉक्टर नरेश, और हम आपसे तो इसको सुझाव भी मांगेंगे और दर्शकों को भी क्या यहाँ पर सुझाव दिए जाएंगे आपकी तरफ से और क्या बचाव वो कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी आपसे हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyameva Jayate 2. देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। 10 साल बीत गए, बड़ी हो गई है आपकी आनंदी। जिगर से जुड़ा जो बचपन में रिश्ता, वो बन गई बेड़ियां। अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों। उन्हीं बेड़ियों को तोड़ने आ रहा है आनंद, बनकर आनंदी का नया सवेरा। देखिए बालिका वधू 1 दिसंबर से बड़ी आनंदी का नया सफर। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद।
और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। और इससे पूरे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ऐसे लोग जो हैं वो इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंता का विषय हो जाते हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनमोल बगारिया जी भी चर्चा में शामिल हो गई हैं। अनमोल जी, सबसे पहले तो आपसे इस पर ही रिएक्शन लेना चाहेंगे कि जो तीसरे इनको लेकर हम बात कर रहे हैं, जो ये नया वेरिएंट सामने आया ओमिक्रॉन के तौर पर, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, अभी तक तो हमें इसके बारे में ये पता चला है कि ये एक फ्लूइड काइंड ऑफ वेरिएंट है और जो बहुत एक्टिव है, और इस पे अभी न्यू फैक्ट्स, न्यू रिसर्चेस और सब चीजें अभी चालू है। तो इस पे हम एक कोई कंक्लूजन इतना जल्दी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इनिशियली कोविड जब स्टार्ट हुआ था तभी भी हमें इसके वेरिएंट को, इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को समझने में काफी टाइम लगा था। तो आज ये जो चीजें आ रही है हमें उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो म्यूटेशन होता है हमने देखा है कि इसने कई टाइप की म्यूटेशन किए हैं, कई डिफरेंट रिएक्शंस हुए हैं उसकी बॉडी पे। और जहां तक आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, वैक्सीनेशन लगने के बाद कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं है। कोविड होने के चांसेस है वैक्सीनेशन लगने के बाद, बट जो मोर्टेलिटी रेट है, हाँ, जो मोर्टेलिटी रेट है कोविड से वो कम हो जाता है। जैसे और लोगों जो अंडरलाइंग डिजीजेस वाले हैं उनमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये काफी अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें कोई अंडरलाइंग डिजीजेस हो तो उनके लिए काफी अलग चीजें हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, और हम जैसा कि साइंटिस्ट और जो हमारे बैक डेटाज अवेलेबल है, कोई भी पैंडेमिक होता है तो उसके 5 वेव्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड वेव तो देख ही चुके हैं हम। तो जो इतने दिनों से सारी चीजें चल रही थी, थर्ड वेव प्रेडिक्शन और ये सारी चीजें, और जो हम प्रिकॉशंस और न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज और जो प्रिवेंटिव चीजें चल रही है, उससे थर्ड वेव को हम थोड़े टाइम तक हमने टाला है। बट ये जो न्यू वेरिएंट है वो शायद एक थर्ड वेव को हर कंट्रीज में स्टार्ट हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है, ये उसका भी एक है। बिल्कुल नरेश जी, आप डॉक्टर अनमोल को सुन रहे होंगे, आप कितना इत्तेफाक इस चीज से रखते हैं? और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि अभी पूरी तरीके से ये कहना जो है साफ नहीं हो सकता है कि जो टीके हैं वो कितने असरदार हैं इस पर या नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस लंबे वक्त की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमें वक्त चाहिए, तो ऐसे में क्या चैलेंज और बढ़ जाता है? देखिए आशिमा, मैं आपके दर्शकों को ये स्पष्ट बताना पसंद करूंगा, जैसे मैडम ये भी जवाब दे रही थी, आज भी चाहे खतरा जितना मर्जी हो जाए, हमारा फर्ज है एज ए मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एज ए मीडिया पर्सन आपके लिए भी, कि लोगों का हम डर बढ़ाएं नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात जरूर रखें। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वैक्सीनेशन है वो हमें 100% नहीं बचाता। आपने आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सुना था, कोवैक्सीन जो हमारी टोटल स्वदेशी वैक्सीन है वो हमें सिर्फ 50% बचा सकती है। बाकी दूसरी वैक्सीन, कोविशील्ड, जो दूसरी मॉडर्ना वैक्सीन हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, ये सब वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन रेट है वो हार्डली 60-70% से ऊपर कभी नहीं जा पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीनेशन ना करें। इसके 2 मत हैं। पहला मत, अगर हम एक आदमी वैक्सीनेशन लगाता है तो उसको वो खुद बचता है, लेकिन एक पूरी जनता या पूरा एक मॉब या एक पूरी कम्युनिटी को वैक्सीन लग जाता है अप टू 70% तो पूरी कम्युनिटी को एक हर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है। नंबर 2। नंबर 3, एक वैक्सीन लगाने के बाद पिछली वेव में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, उनको ज्यादा हुआ है। जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनको माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज होती है, उनका आईसीयू में एडमिट होने का नंबर कम आता है और उनका मौत का कारण कम बनता है। तो हमें जिस चीज के अच्छे आवाम ना हो, अच्छी चॉइसेस ना हो, तो उसमें जो है हमें वही स्वीकार करना चाहिए। तो आज भी हमारी देश की नेशनल पॉलिसी यही है और यही होनी चाहिए कि हम जितनी ज्यादा जनता को वैक्सीनेट करें, बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी खोला जाए, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सबको हम बूस्टर डोज जल्दी लगाएं, क्योंकि इनको वैक्सीनेट हमने किया था जनवरी-फरवरी में, तब से इनकी इम्यूनिटी, उस टीके का इफेक्ट थोड़ा कम हो चुका है। तो इनको अगर हम जल्दी बूस्टर डोज नहीं देंगे तो ये भी एक तरह से इनको भी ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ पॉलिसीज हमें बहुत तेजी से
माननी भी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को लागू भी करनी पड़ेंगी, और प्लस इनको बहुत ही डायनेमिकली मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि कुछ चेंज किया जा सके तो बहुत जल्द चेंज किया जाए। तो हमारे हिसाब से इट इज अगेन ए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, जिसको एट ऑल लेवल्स, एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटर किया जाना चाहिए और तब्दीलियां उस हिसाब से की जानी चाहिए। बिल्कुल। अनमोल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या वक्त आ गया है वाकई बूस्टर डोज देने का, कड़े कदम और उठाए जाने का इस वेरिएंट से लड़ने के लिए? देखिए, WHO में जो पॉलिसीज है वैक्सीनेशन को लेके, और स्पेशली जो कोविड वैक्सीनेशन को लेके WHO ने जो पॉलिसीज बनाई है, उसमें एक पॉलिसी में एक स्टेटमेंट है वैक्सीन अवेलेबिलिटी और वैक्सीन इक्विटी। तो उसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज तभी दिया जाता है जब उस पर्टिकुलर कंट्री की 90%, 80 to 90%, लाइक मेजॉरिटी हो जाता है 80 to 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो। बट हमारे देश में जो 18 इयर्स से जो नीचे वाला एज ग्रुप है, जो हमारे बच्चों वाला एज ग्रुप है, वो हमारे करीबन 30 to 40% ऑफ पॉपुलेशन में आता है, जो एक मेजर हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का। तो अभी तक वो हिस्सा वैक्सीनेटेड नहीं है। तो अगर हमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हमें उस परसेंटेज तक पहुंचना है, तो हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पार मतलब वो लगेंगे, और 2-3 महीने लगेंगे। बट हम उतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे कि एक न्यू वेरिएंट अभी हिट कर चुका है, और वो इंडिया में क्या क्या असर होगा उसका 2-3 महीनों में, या 2-3 हफ्तों में, या 2-3 दिनों में, हम कुछ नहीं जानते। तो इस सब चीजों को, या करंट सिचुएशन की जो भी सिचुएशन है, उस वजह से हमें जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, या जो भी हमें एसेंशियल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हमें बूस्टर डोज देना चालू करना चाहिए, जैसा कि सर ने कहा। और उससे हम क्योंकि जब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हम हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री है जो जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें उस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए सारे डिसीजंस को लेते हुए। बिल्कुल। नरेश जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं अपने स्तर पर, जिस तरह से आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कदमों को लेकर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2-3 महीने का वक्त यहाँ पर लग जाता है, और इतना वक्त अभी ऐसा नहीं है, और ऐसे में ये मामला ऐसा भी हो जाता है कि पैनिक नहीं होने देना है, अफरा तफरी जो है वो लोगों के बीच नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि WHO ने भी कहा है कि अब इतनी जल्दी हड़कंप और इतनी जल्दी पैनिक लेवल पर हमें नहीं पहुंचना है। देखिए, जो सेकेंड वेव को हमने डील किया था, उसमें मैं कहूँगा कई छोट-छोट गलतियां हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी कि ये एकदम ना स्केयर बन गया था। आम लोग जितना बीमारी सो हुई, उससे ज़्यादा स्केयर हो गया था। स्केयर से क्या हो गया था? स्कैरसिटीज हो गई थी, ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई, एसेंशियल ड्रग्स शॉर्ट हो गई, हॉस्पिटल बेड शॉर्ट हो गए, ICU बेड शॉर्ट हो गए। ऐसी स्थिति ना हो, मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल्स पे भी, सब डिस्ट्रिक्ट्स पे भी अपनी एक तैयारी चलनी चाहिए, जिसमें कुछ बेड रिजर्व जरूर रखे जाएं। लेकिन जो प्राइम लड़ाई मैं हमेशा समझता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें आज भी प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कहती है कि वायरस हमारे देश में एंटर ना करे। उसके लिए फ्लाइट्स के बारे में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में रिव्यू करना, प्लस जो लोग भी आए उसको हमेशा अच्छे से टेस्ट होना, क्वारंटीन करना, इस काम को बहुत ही सख्ती से किया जाए। क्योंकि मेरा यह मानना है, एक बार वायरस के पैर हमारे देश में पड़ गए तो कितनी तेजी से वो जम जाएगा, हमें कुछ नहीं मालूम। और तो जो हमने दूसरी लहर में कोरोना की में देखा भी है। जल्दी से अनमोल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे नेटवर्क के दर्शकों को, उन तमाम लोगों को, क्योंकि जो नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, अब लोगों के जहन में भी सवालों का जो मुहावरा है वो लग चुका है, और एक के बाद एक जो सवाल है वो उमड़ रहे होंगे, तो ऐसे में लोग अपने स्तर पर किस तरह से बचाव कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारे पास मार्च में जब कोविड आया था इनिशियली, जब हम इस बीमारी के बारे में, इस पैंडेमिक सिचुएशन, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं एक एज अ डॉक्टर नहीं, एक एज अ लेमन पर्सन बता रही हूँ कि जो लोग है कि वो लोग कुछ नहीं जानते थे और वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि इसका क्या किया जाए। इनफैक्ट उस टाइम हम डॉक्टर, साइंटिस्ट या जो भी थे, हम खुद रिसर्चेस और पेपर्स और सब चीजें स्टडी कर रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि उस टाइम किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। तो अभी भी हम उस सिचुएशन में, बट अभी हम बेटर सिचुएशन में, जहाँ हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं।
तब हमने फर्स्ट वेव में बहुत अच्छे से चीजों से डील कर लिया था। और जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, जो हमने प्रिकॉशंस लिए थे, जो हमने घर पे और जो हमने अपने वर्क स्पेसेस पे जो छोटे छोटे हमने प्रिकॉशंस, जो हमने नेसेसरी मेजर्स लिए थे, अगर हम वो अभी से लेना चालू कर दे तो ये एक बहुत बेटर स्टेज पे हम होंगे। मतलब कुछ दिनों में अगर इसका स्प्रेड कुछ होता भी है तो उससे हम बच पाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, अनमोल जी, और जो सुझाव आपने दिए हैं लोगों तक वो पहुंचे और लोग भी इसे अपनाकर, ये जो वेरिएंट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, इससे आप डरना नहीं है, आपको सिर्फ कुछ नुस्खे अपनाने होंगे और जो एडवाइजरी, जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से, उसको अपनाना होगा, तभी हम इस जंग से लड़ पाएंगे। और कोरोना की दिक्कतें कम नहीं हो रही है और कोरोना को मिटाने के लिए हर स्तर पर कदम भी उठाया जा रहा है, लेकिन नए कोरोना का नया वेरिएंट अब सामने आ जाता है। जरूरी है कि कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन मिलती है उसका पूरा पालन किया जाए और एकदम भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेकिन लापरवाही भी ठीक नहीं होगी और संयम की जरूरत है। तो जरूरत इस बात की भी है कि इसे लेकर किसी भी तरह की अफवाह भी ना फैले। तो विज्ञान और डॉक्टरों ने हर परिस्थिति से लड़कर ऐसे हालातों पर विजय पाई है और इसका भी समाधान जल्दी होगा। इसी के साथ चर्चा में यहीं पर विराम देते हैं, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना।